सॉल्टेशन। कुछ म्यूटेंट्स के एग्जाम्पल्स आपको दिए, एनकॉन शीप, और याद कीजिए हॉर्नलेस कैटल, हेयरलेस कैट, रेड सनफ्लावर, सीडलेस ऑरेंजेस, डिलीशियस एप्पल, ये सब म्यूटेंट वेराइटीज हैं, राइट। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इवोल्यूशन को आप अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख नहीं सकते इन हायर ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज उनका जीवन काल, उनका रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन, ये सब चीजें इतनी ज्यादा हैं कि आप उनकी सैकड़ों हजारों जेनरेशंस नहीं स्टडी कर सकते। लेकिन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, सर्टेन फंजाई, इनमें आप पढ़ सकते हैं, इवोल्यूशन को आंखों के सामने होता हुआ देख सकते हैं। जैसे ड्रग रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें बैक्टीरिया में, सो कम समय में ही उनकी ढेर सारी आगे की जनरेशंस आ जाती हैं, तो आप वहां पे स्टडी कर सकते हैं। तो लार्ज साइज ऑर्गेनिजम्स में अगर हमें यकीन करना है कि इवोल्यूशन हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास डेफिनेट प्रमाण है। तो यही चीज हमने अपने पिछले सेशन में शुरू करी थी, यानी एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, राइट। सो एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक जील के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं, और हेडिंग दे लीजिए एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, ताकि आपको यकीन हो जाए कि इवोल्यूशन हुआ है। ओके, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग फील्ड से हम एविडेंसेस लेंगे। अच्छा, कागज कलम तैयार है ना, कॉपी पेन तो है ना हाथ में, लिखनी है बातें साथ साथ। भाई एम्ब्रियोलॉजी वाली एविडेंसेस मैंने आपको पिछले सेशन में बता दी थी, फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको। अगर आप एनिमल्स की डेवलपमेंटल स्टेजेस स्टडी करें, ओवा स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइज हुए तो बन गया जाइगोट, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि भाई जाइगोट बनता है, उसके बाद जाइगोट में क्लीवेज डिविजन्स होते हैं, मॉरुला बनता है, मॉरुला से क्या बनता है जी, ब्लास्टुला, जिसे मैमल्स में ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टुला से बनता है जी गैस्ट्रुला। तो ये जो इनिशियल डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, चाहे आप किसी मैमल की बात करें, चाहे रेप्टाइल की बात करें, एम्फीबियन की, बर्ड की, उन सब में जाइगोट, मॉरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला ये स्टेजेस आती है। तो इनिशियल स्टेजेस इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल, इनफैक्ट डिफरेंट एनिमल्स आर सिमिलर। यदि आप इनिशियल अर्ली स्टेज एम्ब्रियोज देखेंगे ना, भ्रूण जिसे हम कहते हैं, तो वो भी एक जैसे लगते हैं देखने में, दैट मीन्स सिमिलैरिटीज हैं। एक टर्म भी आपको बताई थी मैंने, एक फ्रेज इनफैक्ट बताया था, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। मतलब याद है इसका, ऑन्टोजेनी इज डेवलपमेंटल हिस्ट्री, रिकैपिचुलेट्स का मतलब रिपीट्स, फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये स्टेटमेंट बड़ा फेमस है, आपको ध्यान रखना है भाई। क्या, फिर से लिख लें, ऑन्टोजेनी recapitulates phylogeny. Ontogeny is developmental history. Recapitulates का मतलब है repeats. Phylogeny means evolutionary history. अर्नस्ट हैकेल का बायोजेनेटिक लॉ भी बताया था, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। कार्ल वॉन बियर के बारे में बताया था, ही गेव द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कार्ल वॉन बियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो भी याद रखना एम्ब्रियोलॉजी वाली बात में कि अगर आप कॉर्डेट्स की बात करें, सभी कॉर्डेट्स अपने जीवन काल में कुछ बेसिक फंडामेंटल फीचर्स जरूर शो करते हैं। चलो रिवाइज करते हैं, कौन कौन से फीचर्स थे। प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, presence of notochord and central hollow dorsal nervous system, post-anal tail if present. तो कॉर्डेट्स की एम्ब्रियोनिक स्टेजेस आप स्टडी करेंगे, वहां पे भी आपको गिल स्लिट्स, टेल लाइक स्ट्रक्चर, नोटोकॉर्ड नजर आते हैं।
तो यानी जब हम जानवरों की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें ये प्रमाण मिलते हैं, हमें ये एविडेंसेस मिलते हैं कि उन सब में कोई रिलेशन रहा है, उनका कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, राइट। इसके साथ ही समाप्त हुए जी हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, हमने रिवाइज कर लिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अब एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। हम हेडिंग ऐसे भी दे सकते हैं कि एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है। बहुत सी बुक्स में ये आपको ऐसे भी दिखेगा, इस तरह से लिखा हुआ। लिखो सभी लोग मेरे साथ, ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स, एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, evidences from morphology and comparative anatomy. Evidences from morphology and comparative anatomy. जब हम अलग अलग एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी या कह दो कि भाई उनकी एनाटॉमी को कंपेयर करके पढ़ते हैं, तो भी हमें ये प्रमाण मिलते हैं कि इनमें आपस में कोई ना कोई संबंध रहे हैं। ह्यूमंस की आर्म देख लीजिए, एक हॉर्स की फ्रंट लेग देखिए, राइट, आपको सिमिलैरिटीज नजर आएंगी। ये तो मैमल्स की बात हो गई, है ना। आप इसे और जानवरों के साथ भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या वहां पे भी सेम हड्डियां हैं, क्या वहां पे भी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, बोन्स हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, एक आइडिया मिल गया होगा आपको, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा आपने, होमोलोगस ऑर्गन्स। तो ये जो एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी है ना, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स। और कौन कौन से ऑर्गन्स पढ़े हैं जी आपने, आपको आइडिया है एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में, आप लिख लीजिए ये चीज। सो आई विल टेल यू अबाउट होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, I'll tell you about connecting links, ठीक है जी। मिसिंग लिंक्स, आर्कियोप्टेरिक्स याद है किसी को, आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, मिसिंग लिंक्स। इसके अलावा हम पढ़ेंगे जी वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में, कॉमा डाल के लिख दो यहां पे, वेस्टिजियल organs which were functional in the past but are non-functional now। तो ये जो सारी बातें हैं ना जो मैंने हेडिंग लिखे, homologous organs, analogous organs, then connecting links, missing links, vestigial organs, atavism। एक चीज और बताऊंगा यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है, atavism, sudden reappearance of some ancestral traits। ये सब एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी है। तो चलो जी शुरू करते हैं। हेडिंग दे लीजिए मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के जो एविडेंसेस हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, या सिंपली लिख दीजिए एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। अब आप देख रहे हैं आपके सामने ये 4 लिम्स दिखाए गए हैं ना, फ्रंट 4 लिम्स ये जो होते हैं, हड्डियां दिख रही हैं यहाँ पे। नाम याद है आपको, अगर मैं ह्यूमन आर्म की बात करूं, डू यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द डिफरेंट बोन्स। हमारी आर्म में कौन कौन सी बोन्स थी, अपर आर्म, फोर आर्म, रिस्ट, उसके बाद पाम, हथेली, उसके बाद उंगलियां। चलो पहले मुझे जल्दी से ना हड्डियों के नाम बता दो यहाँ पे, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ह्यूमंस के केस में क्या क्या थी, सबसे पहले जल्दी से, ह्यूमरस, ठीक है, ऊपर वाली बोन जो है, एल्बो जॉइंट आ गया, उसके बाद फिर रेडियस एंड अल्ना हो गई, ठीक है। तो लिखूं ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, उसके बाद रिस्ट वाली बोन्स कार्पल्स, हथेली में जो बोन्स हैं दे आर मेटाकार्पल्स, एंड उंगलियों में, फिंगर्स में, डिजिट्स में जो बोन्स हैं दे आर फेलेंजर्स। याद रहेगा जी, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजर्स। अब आप सोचोगे हम तो इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, ये हम बोन्स में कहां से आ गए। भाई हमने यही तो कंपेयर करना है कि ह्यूमंस की आर्म, ह्यूमंस तो मैमल है, एक मैमल को एक रेप्टाइल के साथ, एक बर्ड के साथ, एक एम्फीबियन के साथ कंपेयर करके देखते हैं, फिर हम तब पता चलेगा कि सिमिलैरिटीज हैं या नहीं है। ठीक है जी, चलो अब देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास यहाँ पे, गौर फरमाइएगा। एनाटॉमिकल and morphological evidences are based on, किस पे आधारित है, किस पे बेस्ड है,
They are based on comparison of forms and structures of different organs. अलग अलग ऑर्गन्स शरीर के, सिर्फ जरूरी नहीं आम लेना है, ब्रेन की बात कर लो, फ्रॉग का ब्रेन, एक रैबिट का ब्रेन, एक क्रोकोडाइल का ब्रेन, एक बर्ड का ब्रेन, तो अलग अलग ऑर्गन्स, वर्टिब्रेट्स के अलग अलग ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं. डिफरेंट ऑर्गन्स एंड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स की बात जिक्र हो सकता है जो कि अलग अलग स्पीशीज के हैं. ठीक है जी. सो आई विल रिपीट, anatomical and morphological evidences are based on comparison of form and structure of different organs and parts of animals and plants of different species. जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो अक्सर हम इसमें बताते हैं, दैट इज फोरलिम्स ऑफ टेट्रापॉड्स. फोरलिम्स ऑफ टेट्रापॉड्स. अच्छा, कॉर्डेट्स में क्लासिफिकेशन में टेट्रापोडा याद है आपको, 4 पैरों वाले जानवर. तो टेट्रापोडा में क्या क्या आता था? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स. लिख दो यहां पे. जब मैं कंपेयर करने जा रहा हूं तो मैं जिक्र कर रहा हूं एम्फीबियंस के फोरलिम्स, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, क्लास एव्स यानी बर्ड्स. अब आप कहेंगे सर बर्ड्स में तो 4 टांगे नहीं होती, बिकॉज बर्ड्स के फोरलिम्स मॉडिफाई हो गए हैं फ्लाइट के लिए. फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइट. एंड अनदर क्लास इज क्लास मैमेलिया, राइट. तो अगर आप इनके 4 लिम्स कंपेयर करेंगे, मतलब फ्रॉग की फ्रंट लेग आप एक रेप्टाइल की फ्रंट लेग के साथ कंपेयर कर लीजिए. मान लीजिए आप क्रोकोडाइल की बात कर रहे हैं, उसे एक बर्ड के 4 लिम्स के साथ कंपेयर कर लीजिए, और मैमल कोई भी ले लीजिए, हॉर्स ले लीजिए, चीता ले लीजिए, तो आपको इनमें सिमिलैरिटीज नजर आएंगी, सेम हड्डियां हैं. द फोरलिम्स ऑफ टेट्रापॉड्स जो हैं, दे आर बिल्ट ऑन द सेम पेंटाडेक्टाइल प्लान. मैं लिख देता हूं, ये बात इंपॉर्टेंट है, आप भी नोट करेंगे. फोरलिम्स ऑफ टेट्रापॉड्स, जनरलाइज करके मैंने बता दिया. अब आप देखो, टेट्रापॉड्स, फोरलिम्स ऑफ टेट्रापॉड्स आर बिल्ट ऑन सेम पेंटाडेक्टाइल प्लान. अब आप सोचोगे पेंटाडेक्टाइल का मतलब क्या हुआ? अभी याद कीजिए, इससे पीछे मैंने फोरलिम्स की हड्डियां बताई थी, कौन कौन सी? ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजिस. 5 तरह की हो गई ना. एक बार वापस लौटा के दिखाऊं, ये देखो, ये जो लिखी थी हमने, ह्यूमरस, पेंटाडेक्टाइल. मैंने कैसे कहा है? ये पेंटाडेक्टाइल वर्ड का मतलब बता रहा हूं मैं यहां पे. 1, रेडियस और अल्ना को इकट्ठा गिन लिया, कई जगहों पे रेडियो अल्ना है, ठीक है जी. 2, 3, 4, 5. तो ये जो बोन्स हैं, इन्हीं को कह देते हैं कि भाई ये पेंटाडेक्टाइल प्लान है. Shall I write here? The forelimbs of tetrapods are built on the same pentadactyl plan. Okay? याद रहेगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं. तो टेट्रापॉड्स में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल्स आ गए. अब आप देखो, इतनी बेसिक नॉलेज दिमाग में रखना, और एक बात सोचना. आपको इस समय स्क्रीन पे एक शार्क दिख रही है, एक वेल दिख रही है, और एक ह्यूमन बीइंग दिख रहे हैं. भाई, जो वेल आपको नजर आ रही है, इसके क्लोज ह्यूमंस लग रहे हैं, ये शार्क लग रही है ना. अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो हमें देखने में लगता है कि भाई शार्क और वेल जो है ना, ये बड़े क्लोजली रिलेटेड है ना. देखने में लग रहा है ना. बॉडी की शेप जो है ऐसे स्ट्रीमलाइन बॉडी है, पानी में तैरने टू कट द रेजिस्टेंस ऑफ द वाटर. तो आप समझ सकते हैं कि शार्क और वेल ये भाई एक ही ग्रुप के होंगे. नहीं, वेल दिखने में लगती जरूर है शार्क जैसी, परंतु वेल इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमंस. वेल इज मोर क्लोज टू ह्यूमंस, नॉट टू शार्क. तो अगर आप ये बात सोच रहे हैं तो ये बात गलत है, दैट दिस शार्क
और वेल आपस में क्लोज है? नो, सिर्फ बॉडी की शेप के आधार पर निर्णय पे नहीं पहुंचना है. यू नो दैट वेल, हम बोलते थे ना वेल मछली, बट वेल इज नॉट अ मछली, वेल इज नॉट अ फिश. वेल इज व्हाट? वेल इज अ mammal, okay? And humans, of course, we are mammals. We have body here, we have mammary glands, we have external ear pinna, we have extra abdominal testes, lot many features जो class mammalia में हैं, right जी? शार्क किसको बिलोंग करती है भाई? आपको ये ग्रुप याद है जी? पाइसेस, मछलियां, कार्टिलेजिनस फिश, कॉर्नरिच थाइज, बोनी फिशेस, ऑस्ट्रिच थाइज. तो भाई शार्क तो है एक मछली. तो मछली और मैमल आपस में रिलेटेड नहीं है, मैमल और मैमल आपस में क्लोजली रिलेटेड है. समझ आई आपको बात? नाउ एक चीज और देखिए, इधर हमने क्लियरली दिखा दिया दैट वेल इज क्लोजेस्ट टू ह्यूमंस. अब भाई किस आधार पे? वेल की तो बॉडी की शेप ही बड़ी अलग है और ह्यूमंस अलग है, लेकिन दोनों ही क्लास मैमेलिया में आते हैं क्योंकि दोनों में कुछ सर्टेन फीचर्स हैं जो कॉमन है. नाउ whale is not only close to humans, whale is also close to cheetah, whale is also close to bat, चमगादड़. strange, दिखने में कितने अलग अलग हैं, लेकिन ये सभी क्या हैं? ये सभी क्लास मैमेलिया के मेंबर्स हैं. हाँ, ऑर्डर्स इनके अलग अलग हैं. क्लास मैमेलिया में ह्यूमंस का ऑर्डर क्या है? किसी को याद है ह्यूमंस कौन से ऑर्डर में इंक्लूडेड हैं? एनिमल किंगडम में पढ़ा था, प्राइमेटा या प्राइमेट्स. देन चीता किस में है भाई? ये कार्निवोरस है, सो इट बिलोंग्स टू ऑर्डर कार्निवोरा. वेल एक इक्वेटिक मैमल है, पानी में तैरने वाली, इट बिलोंग्स टू ऑर्डर सिटेसिया. चमगादड़ उड़ने वाले, बिलोंग टू ऑर्डर चिरोप्टेरा, राइट? बताया था आपको, मेगा चिरोप्टेरा लार्ज फ्रूट ईटिंग बैट्स, माइक्रो चिरोप्टेरा स्मॉल इंसेक्टिवोरस एंड ब्लड सकिंग बैट्स. सो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये सब जानवर दिखने में चाहे आपको अलग अलग लग रहे हैं, बट दे ऑल आर मैमल्स एंड दे आर क्लोजली रिलेटेड. अब देखो, वेल के फोरलिम्ब की हड्डियां सेंटर में हमने जूम करके दिखाई हैं, गौर फरमाइएगा. यहां पे बैट के फोरलिम्ब की हड्डियां ले ली, चीता की फ्रंट लेग, ह्यूमंस की आर्म. कलर मैच करो, देखो सब जगह चीता में फ्रंट लेग, ह्यूमंस में हमारी ये जो आर्म है, वेल में आगे वाले जो इसके फ्लिपर्स हैं, राइट जी? इन सब में सेम तरह की बोन्स है, सेम बोन्स, स्ट्रक्चर सेम है. वही ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलिंजेस, पेंटाडेक्टाइल प्लान. हाँ, नंबर अलग हो सकता है, किसी में कार्पल ज्यादा है, किसी में मेटाकार्पल कम है, फेलिंजेस की बोन ज्यादा है कम है, वो एक अलग बात है. बट ये जो टेट्रापॉड्स हैं, ये हैं तो ये सभी मैमल्स ही. इनकी जो फोरलिम्स हैं, द फोरलिम्स आर बिल्ट ऑन सेम पेंटाडेक्टाइल प्लान. ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, they are built on same pentadactyl plan. वही ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलिंजेस. तो ये कैसे ऑर्गन्स हैं? दे आर होमोलोगस ऑर्गन्स. हम होमोलोगस टर्म कब यूज करते हैं? जब उनका स्ट्रक्चर सेम है, ओरिजिन सेम है, फंक्शन अलग है. ह्यूमंस अपनी बाजू से कई तरह के अलग अलग काम करते हैं, वेट लिफ्टिंग करना या कोई भी काम करना. चीता अपनी फ्रंट लेग से दौड़ता है, बैट्स अपने जो फोरलिम्स हैं उनसे उड़ते हैं. तो मतलब स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन अलग. दैट इज व्हाट इज होमोलोगस ऑर्गन्स. ठीक है जी? तो ये कैसे ऑर्गन्स हैं? एविडेंसेस की बात कर रहे थे हम इवोल्यूशन की. दीज आर होमोलोगस ऑर्गन्स विच हैव सिमिलर ओरिजिन. सेम ही तो है, ये देखो पेंटाडेक्टाइल प्लान तो सेम है, फंक्शन अलग अलग हो गए. वेल पानी में तैर रही है, बैट हवा में उड़ रहा है, चीता जमीन पे तेजी से दौड़ रहा है. क्लियर है जी? होमोलोगस ऑर्गन्स. अब आप ये भी देख लीजिए, वही सेम जो डायग्राम था एनलार्ज व्यू में आपके सामने. ये रही ह्यूमरस, बनाना नहीं, आपको ड्रॉ नहीं करना, चिंता मत कीजिए. ये है जी रेडियस, ये है जी अल्ना, ये है जी कार्पल. कार्पल हड्डियां हमारे कहां होती हैं? रिस्ट में, जहां पे जैसे घड़ी बांधी हुई ना मैंने, ये रिस्ट जो है, कलाई जैसे कहते हैं, यहां कार्पल्स. हथेली में, पाम में मेटाकार्पल्स, उंगलियों में फेलिंजेस. राइट जी? कार्पल्स कहां है? चलो लिख देता हूं मैं आपके लिए ताकि याद रहेगा, ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स. रिस्ट. फेलिंजेस कहां है? डिजिट्स में, उंगलियों में.
मेटाकार्पल्स पाम में। ऐसे ही हमने टार्सल मेटाटार्सल भी पढ़ा था ना, पैर की हड्डियां जो पड़ी थी, राइट जी। तो ये पेंटाडेक्टाइल प्लान आपको समझ आ गया। अब आप देख लीजिए राजा बेटा, यही जो पेंटाडेक्टाइल प्लान है, यही पेंटाडेक्टाइल प्लान ह्यूमन आर्म में आपको इस तरह से नजर आएगा। चीता के केस में ऐसे है, चमगादड़ बैट के फोर लिम्ब में ये इस तरह से है, एंड वेल के फ्लिपर में ये इस तरह से है। क्लियर है जी, राइट नाउ। अब क्लियरली दिखाया गया यहां पे कि बेसिक पेंटाडेक्टाइल प्लान होने के बावजूद ह्यूमन आर्म्स अलग काम आती हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग, मसल का मूवमेंट दिखाया हो ना उधर, चीता तेजी से दौड़ रहा है अपनी फ्रंट लेग से, वेल स्विम कर रही है, बैट उड़ रहे हैं। सो सिमिलर स्ट्रक्चर्स, बेसिक स्ट्रक्चर जिनका सेम है, सिमिलर स्ट्रक्चर्स अडेप्टेड टू सर्व डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट स्पीशीज। यही तो हो गए होमोलोगस ऑर्गन्स। कितनी खूबसूरती से डिफाइन किया है यहां पे, आप भी नोट करेंगे, देखिए जी। सिमिलर स्ट्रक्चर्स अडेप्टेड टू सर्व डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट स्पीशीज। तो मतलब ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग है, वो क्या होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, लिख दूं एक बार बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, देखना आप भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख लो। सिमिलर स्ट्रक्चर, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर सिमिलर, बट डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट को डिसिमिलर भी लिख देते हैं कई बार, वो भी चलेगा, बट डिफरेंट फंक्शन, these are homologous organs, homologous organs। क्लियर है जी, वेरी गुड। सो एक टर्म हमें समझ आ गई। अच्छा ध्यान रखना, हम पढ़ क्या रहे हैं? एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिसमें होमोलोगस ऑर्गन्स का जिक्र हुआ। अब यहां पे बड़ी खूबसूरत सी डेफिनेशन आपके लिए दी गई है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स को लेकर के, राइट? क्या होते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर? नोट करेंगे आप सब बच्चे, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स इन एनिमल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन। वही बात जो मैंने कही थी, यहां सेंटेंस थोड़ा इलेबोरेटेड है, मैंने सिंपल लिख दिया भाई, सिमिलर स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन होमोलोगस। बस एग्जाम्पल, फोर लिम्स ऑफ टेट्रापॉड्स, और भी एग्जाम्पल्स होमोलोगस स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स प्लांट्स में भी मिलेंगे, अभी देखते हैं अभी, ठीक है जी। नाउ होमोलोगस ऑर्गन्स जो हैं, दे प्रोवाइड एन एविडेंस फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, मैं डाइवर्जेंट एक्सप्लेन करता हूं अभी, घबराइए नहीं बिल्कुल भी। नाउ ये नोट कीजिए आप, डिफरेंट स्पीशीज विद होमोलोगस ऑर्गन्स दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। जैसे ये ह्यूमंस हैं, ये चीता है, ये बैट है, ये वेल है, इनका कोई एक कॉमन पूर्वज, एक कॉमन एंसेस्टर रहा है जिससे ये सब बने, जिसके पास वो बेसिक पेंटाडेक्टाइल प्लान था। ठीक है, इतना क्लियर है? अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या है, पहले इस टर्म का मतलब समझो। मान लीजिए ये एक एनिमल ग्रुप है, सपोज मैंने मैमल्स का ग्रुप लिया, दीज आर द प्लेसेंटल मैमल्स, तो मैं शॉर्ट में MAM लिख रहा हूं, मैमल्स। कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, यानी बैट। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो बड़ा तेज दौड़ते हैं, यानी विच रन वेरी फास्ट, जैसे चीता। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो पानी में स्विम करते हैं, जैसे कि वेल, डॉल्फिन। कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जो बरोज में रहते हैं, रैबिट हो गया जैसे बिल में रहते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, डाइवर्ज हो रहे हैं एक दूसरे से, डाइवर्ज हो रहे हैं, अडेप्टिव रेडिएशन भी बोलते हैं इस चीज को। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए हम एक और टर्म भी यूज कर लेते हैं, दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्ज करना, दूर जाना, किस सेंस में? सुनो, ये सभी मैमल्स हैं,
बैट इज अ मैमल, चीता इज अ मैमल, व्हेल इज अ मैमल, रैबिट इज अ मैमल, राइट। यहां बरो वाली चीज में रैबिट लिख देता हूं मैं। कुछ आर्बोरियल भी होते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, जैसे मंकीज, चलो आर्बोरियल भी डाल देता हूं इसमें। आर्बोरियल मतलब पेड़ों पे रहने वाले मंकीज। नाउ दे बिलोंग टू अ कॉमन ग्रुप कॉल्ड मेमेलिया। क्यों रखा हमने इनको मैमल्स में? क्योंकि इन सब में कॉमन फीचर है, मेमोरी ग्लैंड है, बॉडी हेयर प्रेजेंट है, राइट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, सो दे आर मैमल्स। दो दे आर मैमल्स बट स्टिल दे आर अडेप्टेड फॉर देयर हैबिटेट। हवा में उड़ने के लिए, पानी में तैरने के लिए, तेज दौड़ने के लिए, या फिर पेड़ों पे रहने के लिए। तो उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके अनुसार मॉडिफाइड है ना। दिस इज व्हाट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मैं डिफाइन कर देता हूं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, बड़े ही खूबसूरत तरीके से आप भी लिखेंगे। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं डिफरेंट को, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट functional structures, development of different functional structures among a group of closely related animals। कितना क्लोज रिलेशन है इन सभी मैमल्स में? among a group of closely related animals। तो मैंने एग्जांपल लिया था मैमल्स का, they are closely related but they have developed certain structures, right? development of different functional structures। जैसे हॉर्स अपनी फ्रंट लेग से दौड़ता है, बैट के जो फोर लिम्स हैं उनसे वो उड़ रहा है, ह्यूमंस अपनी फोर लिम्स से अलग काम ले रहे हैं। दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एक कॉमन ग्रुप में रहने के बावजूद भी अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ज कर जाना। जैसे मैं कहूं कि ये रेज डाइवर्ज कर रही हैं, तो हम ऐसे ही तो बनाएंगे कि डाइवर्जन हो रहा है, ठीक है जी। कन्वर्जेंट इसका एग्जैक्टली उल्टा होगा। आई होप दिस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज क्लियर। सो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए अडेप्टिव रेडिएशन टर्म यूज करते हैं। एंड होमोलोगस ऑर्गन्स जो हैं they are a result of divergent evolution। ये भी ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। हम ये भी कह सकते हैं homologous organs provide evidence for divergent evolution। shall I write here? आप भी लिखेंगे, सब बच्चे नोट्स बनाएंगे। homologous organs provide किस चीज का एविडेंस? they provide evidence for डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बड़ा ही टेक्निकल कंसेप्ट था बट हमने बड़ी खूबसूरती से समझा, आपने समझा, राइट? चलो वेरी गुड। होमोलोगस क्लियर हो गया, डाइवर्जेंट क्लियर हो गया। नाउ क्या ये होमोलोगस ऑर्गन्स केवल एनिमल्स में है? नहीं, प्लांट्स में भी है, ठीक है जी। कुकुरबिटा के केस में ये जो टेंड्रिल्स है, देखा ऐसे घूमी घूमी होती हैं, देखी होंगी आपने कुकुरबिट्स में। और बुगनवेलिया के जो कांटे होते हैं, बड़े खूबसूरत फूल है बुगनवेलिया का, इसके जो थॉर्न्स हैं, ये दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर है, फंक्शनली डिफरेंट। थॉर्न्स जो एक तरह से प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, है ना, और जो टेंड्रिल्स हैं वो एक तरह से सहारा दे रही है, सपोर्ट दे रही है। टेंड्रिल्स क्या कर रही है प्लांट के लिए? सपोर्ट का काम कर रही है ना, और थॉर्न्स क्या कर रहे हैं? बचाव कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सो स्ट्रक्चर अगर इनका ओरिजिन देखें तो वो बिल्कुल सेम है। सो ये भी एक एग्जांपल थी किस चीज की? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, दैट द tendrils of cucurbita and the thorns of bougainvillea are what? Are they vestigial? Are they analogous structures? Or are these an example of atavism? Or are these an example of homologous organs? So याद रखना homologous organs के एग्जाम्पल है। होमोलोगस में अभी तक मैंने फोर लिम्स ऑफ टेट्रापॉड्स बताए और ये प्लांट्स का एग्जांपल दिया। होमोलोगी सिर्फ फोर लिम्स में नहीं है। अगर आप एक बर्ड का हार्ट, ह्यूमन का हार्ट और एक फ्रॉग का हार्ट कंपेयर करें तो आपको लगेगा भाई यहां भी तो सिमिलैरिटीज हैं, वही ऑरिकल्स, वही वेंट्रिकल्स, वही एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में पार्टीशन। ये बात अलग है, कहीं पे कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट है, कहीं पे 3 चैम्बर्ड हार्ट आपको मिलेगा, फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा, लेकिन बात तो सेम है, ठीक है जी। सो हम कंपेयर करने जा रहे हैं इन सभी एनिमल्स का हार्ट। बर्ड बिलोंग्स टू द ग्रुप एव्स,
Frog belongs to the group Amphibia, class Amphibia. एक एम्फीबियन को, एक बर्ड को और ह्यूमन को कंपेयर करके देखिए इनके हार्ट के आधार पे. सो आपको पता है बर्ड्स के केस में कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना. देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. देयर आर 2 एट्रिया एंड देयर आर 2 वेंट्रिकल्स. एंड सेम चीज तो ह्यूमंस में भी है. ह्यूमंस ऑल्सो हैव कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स, है ना. Humans may be, there are 2 atria, 2 ventricles, complete separation of oxygenated and deoxygenated blood. So तभी हम कहते हैं ना that birds and mammals have completely 4 chambered heart. Birds and mammals have completely 4 chambered heart. लेकिन बेचारे मेंढक को देखिए, फ्रॉग को देखिए, इसके पास तो 2 एट्रिया हैं और 1 वेंट्रिकल है. सो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से आने वाला ब्लड वेंट्रिकल में आके मिक्स हो जाता है. सो मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेट्स इन द बॉडी. देयर इज 3 चैम्बर्ड हार्ट, राइट. कितने चैम्बर्स? 3 चैम्बर्ड हार्ट. लेकिन देखो भाई एक बेसिक स्ट्रक्चर तो दिल का सेम है ना. अब आप कहेंगे सर यहां फंक्शन भी तो सेम ही कर रहा है. फंक्शन भी तो सेम ही कर रहा है. दिल का काम क्या? ब्लड को पंप करना. तो अब एक बात गौर से सुनो, होमोलोगस ऑर्गन्स में स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, फंक्शन सेम हो भी सकता है, नहीं भी. पहले जब मैंने परिभाषा बताई थी तो कहा था दे हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन. नॉट नेसेसरी, फंक्शन सेम भी हो सकता है. सपोज आई कंपेयर माई आर्म विद योर आर्म, तो ये भी तो होमोलोगस ही हुई, है ना. द फ्रंट लेग ऑफ अ हॉर्स एंड द फ्रंट लेग ऑफ अ चीता, काम तो सेम ही कर रहे हैं दौड़ने का, स्ट्रक्चर भी सेम है, पेंटाडेक्टाइल प्लान, तो होमोलोगस हुए. तो होमोलोगस ऑर्गन्स की अगर हम बिल्कुल और एक्यूरेट डेफिनेशन कहें तो वो ये कुछ ऐसी बनेगी दैट दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म डिसिमिलर और इवन सिमिलर फंक्शन इन सर्टेन केसेस. प्लीज रिमेंबर दैट, अदरवाइज आप ये हार्ट वाली एग्जांपल में कंफ्यूज हो जाएंगे. नाउ एक और चीज देखिए, इन जनरल अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की और से इवन बर्ड्स की, एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जिससे आर्कियोप्टेरिक्स बना. आर्कियोप्टेरिक्स पता है ना आपको, इट इज लिंक बिटवीन, मिसिंग लिंक कह देते हैं रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में, राइट. सो एक कॉमन एंसेस्टर था जिससे क्रोकोडिलियंस बने होंगे. ये डायनासोर्स, टायरेनोसॉरस, ब्रैकियोसॉरस, स्टेगोसॉरस, ट्राइसेरेप्टोस. नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको, प्लीज घबराना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है कि एक कॉमन एंसेस्टर से रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स बने होंगे. सो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में एक हमें लिंक भी देखने को मिलता है, एक एनिमल दैट इज आर्कियोप्टेरिक्स. अब जिंदा नहीं है, आर्कियोप्टेरिक्स का सिर्फ फॉसिल है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एन इंप्रेशन ऑन अ सेडिमेंट्री रॉक. एंड्रियस वेगनर ने डिस्कवर करा था बेवेरिया से. बताऊंगा अभी आगे आपको. आर्कियोप्टेरिक्स में कुछ रेप्टाइल्स वाले फीचर्स हैं, कुछ बर्ड्स वाले फीचर्स हैं, तो एक कॉमन लिंक रहा इनका, लेकिन केवल इसका फॉसिल मौजूद है, इसलिए इसे मिसिंग लिंक या ट्रांजिशनल फॉर्म भी कहा जाता है. चलिए जी, होमोलोगस ऑर्गन्स की कहानी तो हुई समाप्त. अब मैं एक और चीज बताने जा रहा हूं आपको, और वो है एनालोगस ऑर्गन्स. हेडिंग दे देंगे एनालोगस ऑर्गन्स, और हम मेन बात पढ़ रहे हैं एविडेंसेस फ्रॉम द फील्ड ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी टू सपोर्ट इवोल्यूशन, राइट. सुनो जी, अब आप इन एनिमल्स को देखो जो आपको इस समय दिख रहे हैं स्क्रीन पे. एक बैट दिख रहा है, चमगादड़, उड़ने वाला, बैट इज अ मैमल. एक ईगल दिख रहा है, बर्ड, उड़ने वाला. आपको यहां पे बटरफ्लाई दिख रही है भैया, तितली. तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? डू यू सी एनी सिमिलैरिटीज अमंग बैट्स, ईगल्स एंड बटरफ्लाइज? यू विल से यस, तीनों ही उड़ते हैं. चमगादड़ भी हवा में उड़ता है. कोई भी बर्ड का एग्जांपल ले लीजिए, पिजन ले लीजिए, यहां चाहे पे ईगल ले लीजिए, हॉक ले लीजिए, ये सब उड़ते हैं, बर्ड्स उड़ते हैं. इंसेक्ट्स भी तो उड़ते हैं. इंसेक्ट में तितली हमने एग्जांपल ले ली, यहां पे बटरफ्लाई. सो दैट मीन्स जो भी उड़ने वाला जानवर है वो सब आपस में रिलेटेड है. सोचने वाली बात है, हर उड़ने वाला जानवर आपस में रिलेटेड है कि नहीं है? लेट्स अंडरस्टैंड. देखिए जी, बैट इज अ मैमल, ईगल इज अ बर्ड बिलोंग्स टू एव्स, एंड बटरफ्लाई बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा.
इसका मतलब है ये ऐसी सिचुएशन आ रही है कि अलग अलग ग्रुप्स को बिलोंग करने के बावजूद ये एनिमल्स एक कॉमन बात पे आके मिल रहे हैं, और वो कॉमन बात क्या है कि ये सब फ्लाई करते हैं. दे बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स बट दे आर कन्वर्जिंग, दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट. और एक वो फीचर क्या है? उड़ना. सो इसका मतलब है उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप करे हैं जो कि कॉमन फंक्शन कर रहे हैं. राइट जी? डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर फंक्शनल स्ट्रक्चर्स अमंग अ ग्रुप ऑफ वाइडली रिलेटेड एनिमल्स. उल्टा हो गया बिल्कुल कन्वर्जेंट. राइट? ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है. ये डाइवर्जेंट का रिवर्स हो गया. क्या हो गया जी? डेवलपमेंट ऑफ, शैल आई राइट हियर, एनालोगस ऑर्गन्स में गौर फरमाइएगा. डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर फंक्शनल स्ट्रक्चर्स. फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर अलग है. डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर फंक्शनल स्ट्रक्चर्स अमंग अ ग्रुप ऑफ, क्या लिखूं, क्लोजली रिलेटेड या वाइडली रिलेटेड? अमंग अ ग्रुप ऑफ, क्लोज है या वाइडली रिलेटेड है? ऑफ कोर्स वाइडली रिलेटेड है. आर्थ्रोपोड्स कहां, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, बैट्स कहां हैं, एंड बर्ड्स कहां हैं. वाइड रिलेशनशिप है. डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर फंक्शनल स्ट्रक्चर्स अमंग अ ग्रुप ऑफ वाइडली रिलेटेड एनिमल्स. तो इसको क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को बोलेंगे, पहला तो हमने डाइवर्जेंट पढ़ा था जिसमें था डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स अमंग अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड. यहां एग्जैक्टली उल्टा, डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर फंक्शनल स्ट्रक्चर्स अमंग अ ग्रुप ऑफ वाइडली रिलेटेड एनिमल्स. तो ये क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन. अडेप्टिव कन्वर्जेंस भी कहते हैं. आज आपको अच्छे से समझ आया होगा कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट. सो दिस इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. राइट? तो एनालोगस ऑर्गन्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो इसका मतलब है ये जो बैट के विंग्स हैं, ईगल के विंग्स हैं, और बटरफ्लाई की जो विंग्स हैं, ये एनालोगस स्ट्रक्चर्स हैं. यहां पे फंक्शन सिमिलर है. एनालोगस ऑर्गन्स के केस में फंक्शन सिमिलर, राइट? स्ट्रक्चर डिफरेंट, ऑफ कोर्स डिफरेंट स्ट्रक्चर है इनका. बटरफ्लाई के जो पंख हैं, दैट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी वॉल. और जो बैट की विंग्स हैं, ये एक अलग स्ट्रक्चर है. ठीक है जी? सो फंक्शन सिमिलर, स्ट्रक्चर डिफरेंट. क्लियर है जी? राइट? चलो आगे बढ़े. देखिए, bat, bird, butterfly, they all have wings and they can fly. So हम कह देते हैं कि wings of insects and wings of bats, then wings of insects and wings of eagle. ऐसे कंपेयर कर सकते हैं जी कि ये एनालोगस स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे कि आपको देखने को मिल रहा है सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर. इज इट क्लियर जी? याद रहेगा? ग्रेट. क्या बोलते हैं इनको? एनालोगस स्ट्रक्चर्स. और कैसे डिफाइन करना है? बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स विद सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट ओरिजिन आर एनालोगस स्ट्रक्चर्स. राइट? फंक्शन सेम होना जरूरी है. ऐसे ही और भी कई एग्जांपल्स हैं. देखो मैं आपको और एग्जांपल्स बताता हूं एनालोगस की. स्टिंग ऑफ हनी बी, मधुमक्खी का जो डंक होता है, स्टिंग ऑफ हनी बी, एंड जब मैं इसे कंपेयर करता हूं स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन से, तो ये भी एनालोगस है. डंक तो है दोनों में. मधुमक्खी का जो डंक होता है, स्टिंग ऑफ हनी बी, इट इज मॉडिफाइड ओवी पॉजिटिव, जहां से वो अंडे देती है. शैल वी राइट हियर? आप भी लिखेंगे. स्टिंग ऑफ हनी बी, it is modified ovipositor. And what is the sting of scorpion? Modified body segment. Difference समझ आ गया? Modified body segment. तो ये भी एनालोगस स्ट्रक्चर्स हैं. और भी एग्जांपल्स. राइनोसिरोस, गैंडा जो होता है,
राइनोसेरोस का जो हॉर्न है एंड द हॉर्न ऑफ कैटल, लिखें ये भी कई बार पूछ लेते हैं। हॉर्न ऑफ कैटल, गाय के जो सींग हैं, मॉडिफाइड इंटेग्यूमेंट है, एंड हॉर्न ऑफ राइनोसेरोस, एनालोगस स्ट्रक्चर्स। एक और एग्जांपल, हॉर्न ऑफ कैटल and antlers of deer, antlers of deer, हिरन के जो सींग हैं वो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन जो कैटल के सींग हैं दे आर मॉडिफाइड इंटेग्यूमेंट, और जो राइनोसिरोस के सींग होता है, हॉर्न जो होता है ना, वो उसके गुथे हुए बाल होते हैं, मैटेड हेयर है उसके। राइनोसिरोस का जो सींग होता है, दो तरह के होते हैं राइनोसेरोस, यूनिकॉर्निस, देन देयर इज डाइसेरोस, बाइकॉर्निस आल्सो। अब आपको एनालोगस वाली बात समझ आई। एनालोगस में फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर अलग होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फंक्शन सेम की बात हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि एमीबा अपने स्यूडोपोडिया से मूव करता है, स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा एंड लेग ऑफ कॉकरोच, स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा एंड लेग ऑफ कॉकरोच, ये भी तो एनालोगस हो जाएंगे। स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन सेम है ना। ह्यूमंस की किडनी को अर्थवर्म के नेफ्रीडिया के साथ कंपेयर कर दो, यस यू कैन डू दैट। नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म भी एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन कर रहे हैं, ह्यूमंस किडनी भी एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन कर रही है। सो बहुत से साइंटिस्ट या ऑथर्स ये कहते हैं दैट एनालोगस ऑर्गन्स इतने अच्छे एविडेंसेस नहीं है इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, बिकॉज यहां पे आप किसी भी चीज को किसी भी साके मिला रहे हैं, किसी भी चीज को किसी से भी मिला रहे हैं सिर्फ फंक्शनल सिमिलैरिटी के आधार पे। तो आप फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा को ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल से मिला दीजिए और कह दीजिए दोनों रिलेटेड हैं आपस में। यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। बड़ी खूबसूरत एग्जांपल्स दिए मैंने, स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा एंड लेग ऑफ कॉकरोच, राइट। देन किडनी ऑफ ह्यूमंस एंड नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म, ये भी तो एनालोगस हो जाएंगे, फिर फंक्शन तो सेम ही है। फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमंस, right? So many authors, they believe that analogous organs are not very satisfactory evidence in favor of evolution. चल आप देख लीजिए भी यहाँ पे analogous organs क्या है, different structures evolving for same function in different species. तितली उड़ रही है, ईगल उड़ रहा है जी, बैट भी उड़ रहे हैं, right? Now penguins में, dolphins में and sharks में फ्लिपर्स या फिन्स होते हैं that are helping them to swim. Dolphin is a mammal, shark belongs to Pisces, penguin is a bird, aquatic bird, सब में फ्लिपर्स है, ठीक है जी। तो अब आप समझे, जैसे सादी भाषा में कह दूं एक मछली भी पानी में तैरती है और एक डॉल्फिन भी पानी में तैरती है, दोनों अलग अलग ग्रुप्स को बिलोंग कर रहे हैं। एक फिश, स्कॉलियोडॉन फिश ले ली मैंने, और वेल विच इज अ मैमल, दोनों में कॉमन बात क्या है, दोनों एक ही जगह पे आके कॉमन बात शो करती हैं, स्विमिंग, बोथ स्विम इन वाटर। फिश मेंबर ऑफ पाइसेस, वेल मेंबर ऑफ मैमेलिया, कॉमन बात क्या शो करी, swimming. So development of similar functional structure among a group of widely related animals, ये आपस में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। So this is convergent evolution, जैसे adaptive convergence भी कहते हैं। अब एक बार क्विकली हम होमोलोगस ऑर्गन्स या होमोलोगस स्ट्रक्चर्स एंड एनालोगस स्ट्रक्चर्स में कंपैरिजन देख लेते हैं भी। होमोलोगस में सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, एनालोगस में उल्टा, सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर। होमोलोगस में कॉमन ओरिजिन है, एनालोगस में डिफरेंट ओरिजिन है। होमोलोगस जो हैं दे आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ऐसे बना के दिखाया था ना, कॉमन होने के बावजूद भी डाइवर्ज कर रहे हैं, डाइवर्जेंट। एनालोगस आर रिजल्ट ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कॉन्वर्जेंट अलग अलग ग्रुप्स को बिलोंग करने के बावजूद एक कॉमन बात पे आके मिलना, कॉन्वर्जेंट। आई एम श्योर आपको होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्रिस्टल क्लियर हो गया है सबको अच्छे से, वंडरफुल जी। चल अगले सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, एटाविज्म क्या है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं वेस्टिजियल ऑर्गन्स का।
ऐसे ऑर्गन्स जो अब फंक्शनल नहीं है पर पहले कभी हजारों साल पहले कभी एंसेस्ट्रल फॉर्म्स में फंक्शनल रहे होंगे, या फिर ऐसे ऑर्गन्स जो अभी एक फॉर्म में फंक्शनल है और दूसरी रिलेटेड फॉर्म में नॉन फंक्शनल है। ठीक है जी, मैं समझाऊंगा डिटेल में। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स विच वर वंस फंक्शनल इन द पास्ट बट आर नॉन फंक्शनल नाउ. Vestigial organs are found in humans as well as they are found in animals also. फीमेल ब्लाटा ओरिएंटालिस कॉकरोच में वेस्टिजियल विंग्स होते हैं. फ्लाइटलेस बर्ड्स में वेस्टिजियल विंग्स पाए जाते हैं. हॉर्स में स्प्लिंट बोन्स होती हैं. ह्यूमंस में बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं. निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, थर्ड आईलिड जिसे हम कहते हैं, विजडम टूथ है, कैनाइन्स हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, सीकम है, बॉडी हेयर है, सेगमेंटल मसल्स ऑफ द एब्डोमेन है. सो देयर सो मेनी वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी, जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई इवोल्यूशन हुआ है, कभी ये ऑर्गन्स एंसेस्ट्रल फॉर्म्स में फंक्शनल रहे होंगे. राइट जी. तो यहां पे जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स की परिभाषा दी गई है, स्ट्रक्चर्स दैट हैव लॉस्ट देयर यूज थ्रू इवोल्यूशन आर वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स. राइट. और डिटेल में जानेंगे इसके बारे में अपने अगले सेशन में, और बाकी की एविडेंसेस भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपसे विदा लेता हूं. आपको ढेरों गुड विशेस देता हूं. पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड मेहनत करते रहिए. डेली प्रैक्टिस पेपर्स जरूर प्रैक्टिस कीजिए. नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर.